मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद गनी लोन ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और एफआईआर भी किस पर? एफआईआर होनी चाहिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर। उन्होंने कहा एफआईआर होनी चाहिए जो कांग्रेस के बड़े नेता उस वक्त थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए उन ऑफिसर्स पर भी जिन ऑफिसर्स ने उस वक्त ये चुनाव कंडक्ट करवाए थे। उन्होंने एक मरतबा फिर जो कहा है कि 1987 की चुनावी धांधलियों पर एफआईआर लगनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के बड़े नेता और जो अधिकारी थे, हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो एक टर्निंग पॉइंट था जब आतंकवाद को हवा मिली। एक नया मुद्दा यानी 2000 के 24 चुनावों में, 2024 के लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर में एक नया मुद्दा यानी 1987 की रिगिंग का मुद्दा एक मरतबा फिर आया है। हालांकि अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये दिल्ली के इशारों पर ऐसा बयानबाजी की जा रही है, इसकी डिक्टेशन जो है दिल्ली में बैठकर की गई है और ये डिक्टेट किया जा रहा है और वहां से जो आवाज आ रही है उस आवाज को यहां तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यहां तक भी कहा विपक्ष ने कि कहीं ना कहीं ये इस वक्त चुनाव के को लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेरे एक्सट्रीम राइट में तेजा सिंह है, एडवोकेट तेजा सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता है। एडवोकेट तेजा सिंह जी, आपका स्वागत है। शेख बशीर साहब सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब, आपका भी स्वागत है। राकेश पंत भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और मनीष साहनी, अध्यक्ष शिवसेना के, आपका भी स्वागत है। बड़े अहम मौके पर बशीर साहब, बड़े अहम मौके पर तुर्क का इक्का जो है सजाद गनी लोन ने फेंका है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं कश्मीर में कि आखिर 1987 ये कारण था जो वहां पर लाशों के लिए या कब्रिस्तानों के लिए जो वहां पर लगातार कब्रिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक कारण ये था कि 1987 में रिगिंग हुई थी। विनोद जी, सजाद लोन साहब को यह हक है कि वो जो मर्जी बोलें। लोग जो हैं वो बेस्ट जज हैं। 87 के इलेक्शन के ऊपर रिगिंग की बहस कई दफ़ा हुई है, नेशनल लेवल के भी ऊपर भी और चैनल्स के ऊपर भी हुई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि सजाद साहब कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। वो कुछ चीज़ें क्या हैं कि सजाद साहब ये बताएं कि बड़े लोन साहब कहाँ थे। बड़े लोन साहब 90 की दहाई में या 87 में क्या इलेक्शन जीते थे? अगर नहीं जीते थे तो 90 में कहाँ थे वो जी? 90 के बाद 96 तक कहाँ थे? उसके बाद क्या हुआ? इन चीज़ों को छुपाने के लिए सजाद लोन साहब 87 के इलेक्शन की बात करें, 33-34 साल हो गए। अगर मैं आज ये कहूं कि जनाब पहले इलेक्शन भी रिग हुआ करते थे तो क्या वो जायज होगा? क्या उससे हम बच जाएंगे? अगर रिगिंग होती है, अगर किसी जगह कोई चीज होती है तो 3 अदारे हैं। एक उस वक्त लोकल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हुआ करता था, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, उसके बाद हाई कोर्ट आता। अगर किसी अदारे ने जी उस वक्त ये साबित किया है कि हाँ यहां रिगिंग हुई, अभी हाल ही में मैं मान के चलता हूं, इदारे उस वक्त आपके इशारे पर चलते थे, दिल्ली की सरकार के इशारे पे, दिल्ली की सरकार के इशारे पर चलते थे। ताजा रिकॉर्ड हुआ था आपका। आज भी लोन साहब दिल्ली के इशारे पे चल रहे हैं। वो बताएं ना वो किसके इशारे पे चल रहे हैं जी? ये जब मिनिस्टर बने पीडीपी और उसमें किसके इशारे पे बने, किसके खाते में बने, वो भी तो बताएं ना। वो कहते हैं मैं थोड़े अरसे के लिए मिनिस्टर बना, मैंने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं जी कुछ नहीं किया। आपको कौन बोल रहा है? आप किसी काबिल है ही नहीं तो कर क्या सकते हैं जी? कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम था उसके जिम्मेदार आप थे। आप हम पर अफसोस, हमने तो वो जो अपना रोल अदा किया। लेकिन आज आप हमें ये बताइए, आप कहते हैं मैंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कर भी क्या सकते थे? आप कर ही नहीं सकते थे कुछ जी, क्योंकि आपकी कमांड कहीं और थी। लेकिन मैं आपको जवाब दें कि इन मुद्दों से कोई मसला नहीं हल करे। जम्मू कश्मीर स्टेट एक सेंसिटिव स्टेट है। इस स्टेट के अंदर 2 चीजों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग आज जिस चीज से झुलस रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये लोन साहब मुझे बताएं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 370 हट गया या डिटेंशन में था
ये भी डिटेंशन में था जी। तो जब ये डिटेंशन में था थोड़े अरसे के बाद क्या हो गया जी। कहने का मतलब यह है कि लोन साहब ये दुनिया जानती है, ये पब्लिक जानती है, आप आ जाओ मैदान में, हम आपका मुकाबला करेंगे। जी। तेजा सिंह जी, आपने 1984 में गवर्नमेंट को टॉपल किया, गुलशाह को चीफ मिनिस्टर बना दिया, आप प्रयोग करने में बड़े माहिर हैं, फिर 87 में अकॉर्ड करके इनको जिता दिया, जबरन जिता दिया, ऐसे कहते हैं विपक्ष के लोग। कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस कश्मीर के हालात के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखें जनाब, किसी के कहने से तो ये साबित नहीं हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं सजाद लोन साहब जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो मुद्दा आज से 35-40 साल पहले का मुद्दा है, और उस वक्त इनके बाबा जो वालिद साहब थे वो भी जिंदा थे और वो बड़े सियासी आदमी थे। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ना तो बड़े लोन साहब ने, ना तो सजाद लोन साहब ने, ना तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के किसी वर्कर ने, किसी खड़पैंच ने उन इलेक्शनों के बारे में किसी अदारे में कोई पर्चा काटा, कोई रिपोर्ट की, कोई दरखास्त दी। हाँ, शिकायत नहीं की, लेकिन वक्त वक्त स्टेटमेंट आती रही है। नहीं, वो स्टेटमेंट्स कुछ और होती हैं, लेकिन लिख के देना, किसी इलेक्शन को चैलेंज करना, वो कोई और बात होती है, वो आज तक नहीं हुई है। सजाद साहब का जो कनवास है वो बड़ा बहुत छोटा है, सजाद साहब का बड़ा लिमिटेड एरिया है। अब सजाद साहब उस एरिया से बाहर निकलकर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को लुभाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सजाद साहब जो बात कर रहे हैं उससे जो सुलगती हुई आग पिछले 30-35 साल से चल रही है उसमें जो थोड़ा सा ठहराव आया है, इस किस्म की जो बातें हैं वो उन मुद्दों को दोबारा जीवित करेंगी, और ये न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि सारे मुल्क के लिए दुखदाई होगा। अपने जाती अगराज व मकासद के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर राकेश जी मुझे लगता है इसका जवाब देंगे। राकेश जी, क्या वाकई में 87 के रिगिंग रिस्पॉन्सिबल थी, और आज जो सजाद गनी लोन ने कहा है उसका रेलेवेंस है? ऐसा नहीं है जैसे जी। पहले मैं सरदार साहब की बात की तरफ आता हूं। उन्होंने अभी क्या कहा, हमने कुछ नोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो सुलगती हुई आग थी जम्मू कश्मीर में उसमें ठहराव आया है। यही हम कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकवाद की साग में झुलस रहा था, उसमें ठहराव आया है। ये बात उनके मुंह पे आ गई। यही बात हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो विकास और शांति की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा सजाद लोन की बात करते हैं। वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और पीपल कॉन्फ्रेंस के सर्वे सरपा है, सुप्रीमो है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मुझे लगता है कि तथ्यों के आधार पर कही होगी, ऐसे बात नहीं की होगी। 1987 में जब वो रिगिंग की बात करते हैं और ये लोग थोड़े दिन पहले लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी जो सरप्रस्त वहां केंद्र में कांग्रेस बैठी हुई थी, उन्होंने पिछले 70 साल कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र को लूटने का काम किया और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया। आई के गुजराल की सरकार किसने गिराई? केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार किसने गिराई? चंद्रशेखर की सरकार किसी ने गिराई। और सिर्फ इस इल्जाम के ऊपर सरकार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के इल्जाम के ऊपर कि चंद्रशेखर जी वहां पर राजीव गांधी की जासूसी करवा रहे थे, सरकारें गिरा दी गई। 90-95 बार जो राज्यों की सरकारें हैं वो कांग्रेस ने गिराई 356 का इस्तेमाल करके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की, इमरजेंसी में भूल गए, इमरजेंसी की बात भी कर लेते हैं, चुनी हुई सरकारें, इमरजेंसी और लोकतंत्र का अगर किसी ने पिछले 70 साल खात्मा किया तो वो कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। जो दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, ये दोनों एक ही, दे आर द कॉइन सेम, दोनों एक तरफ जो है वो काम जो है वो एक ही करना है, दोनों ने, नाम जो है वो बेशक इनका अलग अलग है। और दूसरा, अभी लोकतंत्र का बहुत बड़ा इसके ऊपर कसीदे बशीर साहब पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा हो गया जी यहां तानाशाही चल रही है। अरे आपने 1987 में आपने जब 1987 में आतंकवाद क्यों झुलसा, और जो दूसरी धारा के लोग हैं
जो देश के विपरीत की जो धारा है उसके लोग हैं, वो भी कई बार यही इल्जाम लगाते हैं कि लोकतंत्र को अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने खत्म किया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। जी मनीष जी, आपका क्या कहना है? देखिए, कहा लोकतंत्र खतरे में था, अब खतरे में है या पहले खतरे में था? सज्जाद लोन जी के बारे में कुछ बोल देते हैं। रामायण में हमने सुना था कुंभकर्ण के बारे में कि वो 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था, और यहाँ जो बीजेपी की एबीसी लोग जो है वो तो 37 साल के बाद जाग रहे हैं, और 37 साल के बाद बिल्कुल वही आरोप लगाए जा रहे हैं जो पिछले 10 सालों से इस समय विपक्ष बीजेपी पर लगा रहा है, मौजूदा सरकार पर लगा रहा है कि तानाशाही की जा रही है, चुनाव आयोग को अपने मनमानी कठपुतलियां बनाकर जो है नचाया जा रहा है। आज भी तो यही हो रहा है। ये इन लोगों को तो आरोप लगाने का कोई हक ही नहीं है। जो लोग दूसरों की सरकार गिरा रहे हैं, दूसरों की पार्टियों को तोड़ते हैं, इन्हीं के लाल कृष्ण अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका ये याद करें वो क्या कहते थे। वो कहते थे जहां मेरे पास बहुमत नहीं होगा उस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। और ये क्या कर रहे हैं? लगातार पार्टियों को तोड़ रहे हैं, सरकारों को तोड़ रहे हैं, विपक्षियों को अंदर कर रहे हैं। हाल ही के अंदर उस आर्टिकल का बहुत चर्चा हो रही है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि 25 में से 23 लोग जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या बीजेपी को समर्थन कर चुके हैं, उनके ऊपर तमाम जांच एजेंसियां जो है वो ठंडे बस्ते में डाल चुकी हैं जांच। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल इस समय लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे के अंदर। को ये तल्ख स्वभाव लगा, भाषा तल्ख लगी। स्वर्गीय बाल ठाकरे साहब ने एक बार ही कहा था, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई आपका कभी कांग्रेस के साथ कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट हो सकता है? तो उन्होंने आगे से कहा कि जब जिस दिन वो दिन आएगा आई विल क्लोज माय शॉप दैट डे। ये शिवसेना है जो आज कांग्रेस की झोली में बैठी हुई है। और आपने महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जब तक थे कांग्रेस को अपोज करते थे और बड़ी मुखरता के साथ उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन उनके जाने के बाद देखिए अब वहां क्या हुआ कि शिवसेना जो है वो जाकर कांग्रेस की गोद में बैठ गई। आज सावरकर को जब ये लोग कांग्रेसी गाली देते हैं और यही शिवसेना जो है वो वहां पर देखती है और ताली बजाने का काम करती है। अरे छोड़िए, बस छोड़िए ना, आप उसकी बात करिए जो मैं बाला साहब ठाकरे के स्टेटमेंट, बाला साहब के वक्तव्य की बात करिए आप, मुझे जवाब बाला साहब के वक्तव्य की बात करिए आप। अब दूं जवाब दूं मैं, ठीक है? इनको देखिए, हमारे नेताओं के सारे बयान याद हैं, अपने अटल बिहारी जी के याद नहीं है। अब मैं इनको बताता हूं, हमने बिल्कुल कांग्रेस का बहुत बार समर्थन भी किया है, और बीजेपी को पहले मैं इनकी औकात याद दिला दूं, जब बीजेपी को पास कोई बिठाता नहीं था उस समय शिवसेना ही थी। आपसे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया के अंदर और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती। आपको बताता हूं मैं विनोद जी, आप याद कीजिए, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, शिवसेना ने उनको समर्थन दिया था। प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, हमने बीजेपी के नेता को नहीं कांग्रेस के नेता को समर्थन दिया था। बिल्कुल कहते थे बाला साहब जी ठाकरे कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे, मगर आज कांग्रेस कहां है? आप लोगों के खेमे में है। कांग्रेस के वही तमाम नेता जिनको आप लोग भ्रष्ट कहते थे, उन सबको तो आपने मिला लिया। कहां है आदर्श घोटाले के नेता? आप लोगों के खेमे के अंदर है। कहां है अजीत पवार जी? आप लोगों के खेमे में है। पूत कपूत तो क्यों धन सांचे, पूत सुपूत तो क्यों धन सांचे। बाला साहब की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस तरह कांग्रेस की झोली में जाने का काम किया, आप बात करते हैं, आप बात दिलाएगा। अरे कुछ बचा ही नहीं उनके पास, बचा ही नहीं कुछ उनके पास, बचा ही नहीं कुछ उनके पास। देखिए, अरे बचा ही नहीं कुछ उनके पास, वो क्या करेंगे? बचा ही नहीं कुछ, लगातार दौरे, बचा ही नहीं कुछ उद्धव ठाकरे के पास, सबसे ज्यादा अगर बचा ही नहीं कुछ उद्धव ठाकरे के पास, वहां बचा है, बचा ही नहीं कुछ उद्धव ठाकरे के पास। देखिए, तमाम लोग बीजेपी हमेशा बचा ही नहीं कुछ है कि हमारे पास इनकमिंग है। अब आपकी मैं इनको आउटगोइंग भी बताता हूं जो हाल ही के अंदर कल हुई है। इन्हीं के सिटिंग सांसद जो सांसद थे 2024 तक, उमेश पाटिल जी, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लीजिए। पूछ लिए इनको, ये कहते हैं शिवसेना में कुछ बचा नहीं, इन्हीं के सांसद हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपके सांसद को टिकट नहीं मिली तो वो आपकी झोली में चलेगी ना, आपके पाले में चलेगी। नहीं मिली या इनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं है, क्योंकि इनका तो भारी सवाल ये उठता है कि अपने लोग तो परेशान हो रहे हैं। कश्मीर के हालात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वक्तन वक्तन कश्मीर में जो प्रयोग हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के जो प्रयोग हुए हैं वो घातक साबित हुए हैं। कौन से जो प्रयोग हुए हैं? गवर्नमेंट टॉपल कीजिए, शेख साहब अंदर रखिए, बाहर लाइए, फिर रिकॉर्ड कीजिए। देखिए विनोद जी, मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री ये कहती है
कि जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़े तजर्बे हुए। जम्मू कश्मीर आज भी तजर्बागाह है। उस तजर्बागाह का एक किरदार जो है सज्जाद लोन है आज की डेट में, एक किरदार है बुखारी, एक मुजफ्फर बेग साहब है, एक अब और आ गया। जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद आया तो पहला आदमी जिसने रिएक्ट किया वो बुखारी ने किया। ये जो तजर्बे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं 1947 से लेकर पहले वाले तजर्बे ठीक थे। हाँ, मैं पहले वाले वो भी गिनाऊंगा। हकीकत है, हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। हिस्ट्री बनी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर तजर्बे हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उन तजर्बों से सीखा कुछ नहीं। आज जम्मू कश्मीर की जो रियासत है जी वो यूटी है, और इस यूटी को मुझे शर्म आती है, मैं कभी यूटी कहता ही नहीं हूं ना। मैं कहूं कोई बात नहीं, यूटी है, लेकिन जो कहते हैं उनको शर्म नहीं आती कि एक रियासत को तोड़ के आप यूटी बनाते हो, फिर कहते हो जी लोग बड़े खुश हैं। हम कहते हैं यार खुश है तो चुनाव करा लो। चुनाव आप करा नहीं रहे हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। विनोद जी, मैं दावे से कह सकता हूं, आपको दुख क्यों है? बीजेपी विशेष दर्जा जाने के बाद आप जितने क्यों बढ़ गई है? मैं सुन लीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं इन इलेक्शन में बीजेपी बाहर जाएगी। आपके कार्यकाल में अलगाववादियों के नेताओं को पोते पोतियों को नौकरी दी गई है। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। और आपके बड़े नेताओं के बच्चे अब्रॉड में पढ़ते थे, आप गरीब गुरबा को कहते थे आप पत्थर उठाइए। मैं आपको बताऊं, अब वो चीजें बदल रही हैं, आपको थोड़ा सा सुन लीजिए। किसी ने किसी को पत्थर उठाने के लिए नहीं कहा। हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने अलगाववादी का मुकाबला किया। सैकड़ों हमारे नौजवान मारे गए, मिनिस्टर मारे गए, एमएलए मारे गए। वो भूल गए आप। दूसरी बात आ जाइए, जिस वक्त हमने मुकाबला किया उस वक्त बीजेपी कहीं नहीं थी। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये भी कहीं नहीं थे। ये उस वक्त कहां, ये जो लोन साहब आज बातें करते हैं, इनको पूछो तो आप कहां थे। और जब पीडीपी और गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, तो किस खाते में ये मिनिस्टर बना, इसको भी बात को ये भी पूछिए। कश्मीर के लोगों को क्यों धोखा दे रहा है? कश्मीर के लोगों को पता है। हाँ, मान के चलते हैं ये 2 सीटें इनको आई, उस वक्त लोगों का मैंडेट था। आज लोन साहब को समझ रहे हैं लोग। मैं आपके दावे से कह सकता हूं इस इलेक्शन में हम 3 की 3 सीटें वहां जीतेंगे, यहां कांग्रेस जीतेगी, आप देखेंगे। और मैं आज देख रहा था कि डर गए हैं बीजेपी वाले। अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। कैसे डर गए हैं? वो डर गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। अरे बशीर साहब, आप मुझे बताइए, उनको इलेक्शन लड़ना आता है? इलेक्शन कैसे जीता जाता है? किस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते हैं? आप बताइए, आपने कैसे? फ्रॉड और धोखा। विनोद जी, एक मिनट बात करने दीजिए। आज हम कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कल सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों पे कहा, और वो बड़ा खतरनाक फैसला है कि जनाब वीवीपैट की पर्चियां गिनो। और पूरी पर्ची ये मान नहीं रहे थे, पर्चियां गिनो ताकि पता लगे कि हाँ, आपने परसों नहीं देखा मध्य प्रदेश में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीवीपैट की पर्चियां हम उसके लिए तैयार हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि ये फैसला लोगों का है, लोग हमें सुन रहे हैं, राकेश जी, हम उसका मुकाबला करेंगे। राकेश जी, ये मुकाबला करेंगे, हाँ, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे, हाँ। वहाँ इंडी गठबंधन का हिस्सा होंगे, हैं? पीडीपी जो है नहीं, इंडिया इनको बड़ी लगे। बोलने दीजिए मुझे। वहाँ पर इंडी गठबंधन का हिस्सा होंगे। जब जम्मू कश्मीर में टनल के पार जाएंगे तो पीडीपी अलग हो जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो जाएगी। फिर कश्मीर के लोगों को धोखा देंगे। वो कहते हैं कि हम लोग चोरी चुपके फ्रेंडली कॉम्पिटिशन करना, फ्रेंडली मैच चल रहा है बीच में। जैसे महाराष्ट्र में कहा गया कि कुछ सीटों पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और कुछ में ये शिवसेना उद्धव ठाकरे भी करेगी। ये फ्रेंडली मैच खेला। ये फ्रेंडली मैच मुझे समझ में नहीं आया। ये फ्रेंडली मैच की परिभाषा जरा मुझे आप समझाइए कि लोगों को धोखा देने के लिए फ्रेंडली मैच होगा। अरे भाई, आप वहां पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में आप लोग जो है वो अलग-अलग चुनाव किसको धोखा दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दे रहे हैं। उसका जवाब दीजिए पहले, उस पर बात करिए पहले। क्या जरूरत पड़ी और कहते क्या है? ऊपर से तुर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अरे प्रधानमंत्री जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। अगर वो चुनाव प्रचार के लिए हर एक पार्टी के लिए 15 दिन पहले ही आए थे ना, हर एक पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव प्रचार के लिए जाता है। कंपटीशन इनका चल रहा है। लोगों को धोखा ये लोग दे रहे हैं कश्मीर में, और डर भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप ये बताइए, नहीं, लोगों को फेस करिए। आप लोगों की रियलिटी जो है, आप लोगों की सत्यता जो है, उसको पिछले 70 साल का जो धोखा आप लोग दे रहे थे उसको वो जान गए, पहचान गए।
क्या आप लोगों ने, मैं बड़ी बात कहता हूँ, आप लोगों ने अपने बच्चों को जो वहां पर पढ़ाया और यहाँ पर कैलेंडर थमा दिया कश्मीरी बच्चों के हाथों में, ये लीजिए भाई, जाइए वहां पर घंटाघर चौक में जाके पत्थर मारिए, वहां जाके ये गुप्कार गैंग है जिसकी भारतीय जनता अनफॉर्चुनेट ये जो ये लैंग्वेज रोकिए, आप नहीं कह सकते, गुंडे बदमाश आप, मैं ये गैंग कैसे कह सकते हैं आप, कैसे गैंग कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कैसे पूरा कर सकेंगे आप पूरा कैसे करेंगे, हमारे आप ये धोखा दे रहे हैं, ये गैंग खुद है, धोखा दे रहे हैं, ये बदमाश है, ये धोखा दे रहे हैं, धोखा दिया, गैंग नहीं कह सकते, कहां से जाना पड़ा, शर्म ही नहीं आती, पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ उसके ऊपर ये डोगरों से जिनकी अक्सर हमारे इनसे ज्यादा बेशर्मी पहले इन्होंने कहा फ्रेंडली मैच, जी जनाब फ्रेंडली मैच सजाद लोन के साथ भी किया, ये क्यों, ये फ्रेंडली मैच नहीं था कि वो वहां इलेक्शन लड़ रहा था अपने मैंडेट पे, ये अपने इलेक्शन मैंडेट पे लड़े, ये फ्रेंडली नहीं था जी, शिवसेना के साथ फ्रेंडली नहीं था, जब शिवसेना ने इनके साथ हुकूमत नहीं बनाई तो फिर क्या हो गया, जो सानी साहब कर रहे थे, इस दुनिया में किसी को हक नहीं है, ये करें तो वो फ्रेंडली है। आइए दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में आइए, आप हुकूमत कर रहे हो, बनाओ एक कमीशन एक बनाओ और लोगों को बताओ कि इसका सबका जिम्मेदार कौन है जी, आपको पता लग जाएगा। वही कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं सजाद लोन, वही कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, बनाओ ना, वही चलना है, वही हमारा चलना है, वही जो सत्य के साथ है, जो लोकतंत्र की बहाली है, लोकतंत्र का गला घोटने वालों की जांच हमेशा होनी चाहिए, बनाइए चाहिए, लोकतंत्र का गला। आपके पास पहुंचने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। हम तेजा सिंह जी के पास चलते हैं और तेजा सिंह जी, आपकी मोहब्बत की दुकान कुछ फल फूल नहीं रही है। आप एक गौतम बल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर गौतम बल्लभ, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, क्या कि जो सनातन की सम्मान नहीं कर सकते, हम उनके साथ नहीं जा सकते। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें बताया है उन्होंने कि सनातन की निरादर को हम कताए बर्दाश्त नहीं कर। आपकी दुकान कहाँ गई, मोहब्बत की दुकान कहाँ है? देखें जी, ये जाती तौर पे वल्लभ भाई साहब ने किन हालात को मद्देनजर रख के पार्टी बदली या रिजाइन, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है। नहीं, लेकिन कहने को ये कह के गए कि मैंने सनातन का, लेकिन उससे सनातन का अगर कोई बात हुई थी तो वो पहले, बहुत पहले हुई थी, बिल्कुल एट द 11th आवर सनातन उनको याद आ गया, उनका जाती मसला है, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की हुकूमतों ने नौजवानों के हाथों में पत्थर दिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही थी जिन्होंने मिलिटेंसी जिस वक्त पीक पे थी, हजारों की तादाद में नौजवान जो थे वो गिरफ्तार थे जी, और बड़े हैवी हैंडेड से गवर्नमेंट उनको हैंडल कर रही थी, उसके बावजूद भी उन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई और एक बहुत बड़ा मैंडेट के साथ वहां अवामी हुकूमत जो है वो कायम हुई और उस अवामी हुकूमत ने 10 साल बाज़ाब्ता काम किया। लिहाजा मेरे कहने का मतलब है ये इल्जाम लगाना कि गवर्नमेंट बजाते खुद उनके हाथ में पत्थर देती थी, ये सरासर गलत है। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो कई 30 साल के बाद जो गाड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश पीपल्स कॉन्फ्रेंस कर रही है उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ नौजवान, तेजा सिंह जी मैं जवाब नहीं दूंगा, राकेश जी देंगे, मैं आपके पास आता हूँ। राकेश जी, आपने अभी देखिए इन्होंने कहा कि बहुत सेक्रीफाई किया है। आपने अभी मोहब्बत की दुकान की बात करी विनोद जी, ये कहावत है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। मुंबई में पहुंचे तो मुरली देवड़ा चले गए,
उसके थोड़ा सा आगे आए कोई और खिसक लिया, उसके थोड़ा सा आगे आए तो गौरव वल्लभ चले गए। गौरव वल्लभ के पूरे वक्तव्य को मैं पढ़ देता हूं कि उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कांग्रेस के रुख से, जिस तरह कांग्रेस ने वहां ना जाने का फैसला किया, उससे मैं क्षुब्ध हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह सुबह मुझे यह कहा जाता है कि सनातन को और वेल्थ क्रिएटर्स जो इस देश में है उनको गाली दो। ये मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैं हिंदू पहले हूं, सनातनी पहले हूं, उसके बाद पार्टी जो है वो आती है। ये गौरव वल्लभ ने किस व्यथित मन के साथ, उस व्यक्ति ने जो कल तक कांग्रेस को डिफेंड करता था चैनल्स के ऊपर, उसने कांग्रेस को छोड़ा होगा। ये हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये रामद्रोही है। इतने सालों के बाद मंदिर बनता है, पूरे विश्व से लोग जो हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन कांग्रेस क्या कहती है कि नहीं जाना, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन पोप को चिट्ठी लिखती है वहां सोनिया गांधी कि मैं वहां नहीं आ सकी वेटिकन में, इसलिए मुझे बड़ा, मेरे मन में बहुत व्यथा है कि मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। अयोध्या तो दिल्ली से ये 100, 200, 400 किलोमीटर दूर थी, वहां नहीं पहुंचा गया। हम कहते हैं अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 800 साल इन्होंने मंदिर को निर्माण को रोका। चलिए रोका वकीलों की सारी साहब, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, और राम का इन्होंने जैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लिया है। पहले तो मैं कहूंगा कि उनके वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उसको इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये याद करें जब इनके नेताओं को भी हमने क्या कहा, इस्तेमाल किया सानी साहब, हमने क्या कहा, जहां जहां उनके पांव पड़े ऐसा ऐसा होता रहा, ऐसा ऐसा नहीं, वहां जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां बंटा ना। विजेंद्र भी चले गए, और वो मुक्केबाज जो थे, पांव पड़े थे, मुक्केबाज भी चले गए। अरे मुक्केबाज भी चले गए, आपको बहुत मिर्च लगी थी, मुक्केबाज भी चले गए कल, कोई बात, मुक्केबाज भी चले गए। ये मंदिर का बहुत प्रचार, कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। भूल गए हैं कि राम मंदिर में जो डटे रहे उस आंदोलन के अंदर वो शिव सैनिक थे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे थे, जिनके अभी उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे थे कि बाला साहब ये कह गए थे। मगर जब मंदिर का निर्माण हुआ, जब मंदिर का जो है समारोह किया गया, उसमें वंदनीय बाला साहब ठाकरे के पुत्रों को, उनके वंशजों को, उनके किसी भी ठाकरे परिवार को न्योता नहीं दिया गया। ये भी उसके अंदर सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रंग दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने किसके इशारे पर काम कर रहा था देश के मालूम है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। वापिस आते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। अभी ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के साथ पहले छल होता रहा है। अरे पहले भी छल हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि जम्मू ने हमेशा भेदभाव का आरोप लगाया था। और याद कीजिए 2014 को आप लोगों को ही सबसे ज्यादा जम्मू संभाग ने समर्थन देकर एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। आप कहां चले गए पीडीपी के साथ, जिसको आप जो है आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सबसे बड़ा नेता जो है वो वहां पर स्टेज पर खड़े होकर क्या क्या आप शब्द बोलते थे। एक मिनट रुकूंगा, एक मिनट रुकूंगा, एक मिनट। तब ये पता क्या कहते थे, ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, खूबसूरती है लोकतंत्र। उसके बाद भी अभी बहुत चीजें इनसे सवाल के जवाब लेते हैं। उसके बाद इन्होंने खैर सरकार गिरा दी। 5 अगस्त 2019 को आपने धारा 370 तोड़ी, हमने भी समर्थन किया, क्योंकि उस समय हम केंद्र सरकार में मुख्य घटक दल थे, शिवसेना उसमें शामिल थी। और वंदनीय बाला साहब ठाकरे का यह भी सपना था कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। मगर क्या आपके संकल्प पत्र में यह भी था कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाए? आपके संकल्प पत्र में था कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाए? नहीं था। आपने सबसे बड़ा छल, विश्वासघात जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया। आपने हमारे से राज्य का दर्जा छीना, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आपके माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में अगला कदम हमारा पीओके होगा। कहां पीओके? आज भी पाकिस्तान के दर्जे दे रहा है। अरुणाचल पर बात नहीं करेंगे। आप 70 साल पुराना कच्छ द्वीप की बात कर रहे हैं, मगर 37 साल पुरानी एफआईआर की मांग करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने क्या किया, उसका जवाब देंगे? आप नहीं जवाब देंगे। लद्दाख के अंदर चाइना ने कितनी जगह हमारी घेर ली, आप जवाब देंगे? नहीं देंगे। ये गए वहां पे देखने के लिए। बिल्कुल बशीर साहब से जानिए। 2247 किलोमीटर आपने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ रोजगार, विकास, अमन बहाली का वादा किया था। यहाँ कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे। 35 साल हो चुके हैं, 3.5 दशक अपने ही देश, अपने ही राज्य के। चलिए बशीर साहब आपसे जानना, बशीर साहब जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में
राकेश जी और सारे बशीर साहब 2247 किलोमीटर। एक मिनट रुक जाइए, बहुत जोर से गलत हट जाता है कि रुकिए, अभी ठीक हो जाएगा। 2247 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना बॉर्डर्स पे, 2247 किलोमीटर, जिसमें 500। राकेश जी बशीर साहब हमारे सीनियर। रुकिए, 2247 किलोमीटर जो है वो सीमाओं पे, देश की सीमाओं पे सड़क बनी। 1 मिनट बचिए, रुक जाइए ना भाई साहब, रुकिए। 504 किलोमीटर अरुणाचल में बनी, जहां इनके चलिए चाइना नाराज हो जाएगा, वहां नहीं जाना। चलिए बशीर साहब। अरे राकेश जी सारी जी, मनीष जी और राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप शांत हो। देखिए, हाँ बशीर साहब, सवाल ये उठता है जी, जब कोई क्वेश्चन उठाता है तो उसका जवाब आराम से सुने। बाज़-औक़ात हम जब वो जाते हैं, वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। मैं आपको सीधी सी चाइना की भी बात आ गई। अब वो सड़कें बनाई, सड़कें 1947 से लेके आज तक बनती आई हैं। ये एक दफ़ा क्वेश्चन हुआ असेंबली में कि जनाब अंडे कितने मुर्गियां देती हैं और शीप फार्म में कितने अंडे हैं, तो एक मंत्री जी ने जवाब दिया इतने लाख हैं। अगर नहीं भरोसा तो जाओ गिन लो। वही बात कर रहे हैं मेरे पंडित जी यहाँ कि जनाब हमने इतनी सड़कें बनाई हैं। जनाब कोई मैं आपको बताता हूँ, सड़कें बनती हैं, ये एक प्रोसेस है, ये कोई नई बात नहीं है। और बॉर्डर के ऊपर सड़कें बनती है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं 2 चीज़ों की तरफ जाऊंगा। आप कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में सड़कें बनाई, वो जो गांव बदल दिए उन्होंने, उनके नाम बदल दिए, उस पर क्यों खामोश है? वो जवाब दीजिए। अच्छा आ जाइए दूसरी दफा, जब गलवान घाटी में, तो कहाँ गई सड़क? वो जब वो नीचे उतर आए, 30वीं वार्तालाप वहां हुआ। आ जाइए वहां जवाब। गलवान घाटी की बात मत करिए, आपने फौज के लिए कहा, वहां हमारे सैनिक पिटे, ये इनकी भाषा थी। मैंने अरुणाचल प्रदेश की बात बशीर साहब, अरे छुड़िए, पिटे नहीं, देश का गौरव, देश के शौर्य को सलाम करिए। उधर उन्होंने वहां देश की सीमा को सुरक्षित किया। सीमा की मार्केटिंग करते हैं। छोड़िए, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। 5 मैंने आपसे कहा पिछले 40% देश की सीमा की बनी, वो बशीर साहब को बात करनी। आप लोग तो वहां जाने से डरते थे, आप लोग तो वहां जाने से डरते थे। बशीर साहब आप सुनाए किसको? पहले मैं आपको बताता हूं, आज जम्मू कश्मीर के नौजवान, आज जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग जिनकी पेंशनें बंद हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सवाल रखना चाहता हूं कि जनाब जम्मू की बजरी क्यों आउटसोर्स कर दी गई? जम्मू का रेत आउटसोर्स कर दिया गया। आप लिखकर पॉलिसी पर भी जिक्र करेंगे। जम्मू क्राई कर रहा है, सुन रहा कोई, और आपको मजा चखा देंगे लोग। मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ, जम्मू का नौजवान जो बेरोजगार है, जिसकी ये बात कर रहे हैं, उनके साथ उनको बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था करती है, बताएं जरा। ऑल इंडिया लेवल पे आपका है। नहीं, बेरोजगारी का जो डाटा है वो कौन सी संस्था करती है, बताओ। कौन करे ना, आप बताओ ना, मैं बताता हूँ ना। चलिए, सर्वे करता है, इनको पता ही नहीं है, सर्वे करता है बेरोजगारी का डाटा। झूठ बोलने में क्या लगता है? मैंने कहा झूठ बोलने में क्या लगता है? बताइए कौन सी संस्था करती है? मैंने कहा कोट करें, एक सर्वे आया है, कौन करता है? कोई किसी एजेंसी ने, आपकी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी ने किया। नाम लीजिए, आपको उससे क्या करना है? हमने करना नहीं है, मैं आपको बताऊं, इनको पता ही नहीं है, फोर्स सर्वे करती है। लेबर कोड का क्या मतलब है? लेबर कोड मेरी सुनी है, वो एजेंसी करती है, लेबर नहीं करती। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करता है। झूठ बोलने में क्या लगता है? पता ही नहीं है। चलिए तेजा सिंह से, एक मिनट मैं सवाल, अच्छा 1 मिनट जी कंप्लीट कीजिए। लेकिन जी जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट, मैं तेजा सिंह जी आपसे कह रहा था कि एक कहावत है, कहावत नहीं है, सच्चाई है कि लोकसभा में किसी ने कहा था कि लद्दाख का कुछ हिस्सा, तब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे,
कुछ हिस्सा लद्दाख का चाइना के पास चला गया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होती थी। इस तरह की तो सोच थी। देखें जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि लेटेस्ट पोजीशन जो थी हमारे आर्मी के, इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के दरमियान बहुत सारे मीट्स हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, वो चल रहे हैं और पुरानी बात नहीं है। हम ये पूछते हैं कि पिछले चंद वर्षों में जो हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कुछ नहीं, ना तो हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी के पास गई, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो लेकिन बाद में जो वहाँ का रिकॉर्ड आया, जो वहाँ की इंफॉर्मेशन हुई, उससे सारा बात आया हो गई कि माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ कहा लेकिन हकीकत कुछ है जी। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इस वक्त देश, जहाँ तक हिंदुस्तान की सीमा का ताल्लुक है, सारा देश एक है, चाहे कोई भी पार्टी है, सारे देश की सुरक्षा जो है वो सबके लिए अजीम है, उसके लिए हम सब साथी हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि 30, 37, 30, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हिंदुस्तान, इनके कहने के मुताबिक आज़ाद भी 14 के बाद ही हुआ, 14 से पहले कुछ नहीं था। और 14 के पहले जो तामीरें हुई हैं, जो IITs बने हैं, जो बड़े बड़े डैम बने। तेजा सिंह जी, आपने कहा कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता अजीम है सबके लिए, लेकिन आप ही के लोग पाकिस्तान में जाकर के मोदी के खिलाफ मदद मांगते हैं। आप ही के लोग सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहते हैं कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी कि नहीं, सबूत दीजिए। सबूत मांगते हैं। सुने जी, सबूत मांगते हैं। ये पहला मौका नहीं है, आर्मी अपने तौर पे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने सबूत मांगे हो, या जब पहला मौका नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस ने ये नहीं कहा, इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि आर्मी की जो अचीवमेंट्स हैं उसको अपने जाती स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू चीनी भाई नहीं बनाना चाहिए। हिंदू चीनी भाई का नारा किसने दिया? अगर हमारी सिद्धांत कहाँ से लिया? छोड़ेगा बशीर, उनको बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? उनको बोलने दीजिए। 1962 से लेकर आज तक हमारी भारत की सेना ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, हम सर झुका के उनका नमन करते हैं उनको कि उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। और जो कुछ भी यहाँ हुआ है वो हमारे पड़ोसी मुल्कों की मदाखलत से ही होता रहा है। और लेकिन बदकिस्मती है, हमारे सियासी लोग जो हैं वो कहते हैं। तेजा सिंह जी, जब आप सबूत मांगते हैं तो उनके जो शौर्य है, उनका पराक्रम है, उस पर सवालिया निशान उठाते हैं जो सैनिकों का, सेना का पराक्रम। विनोद जी, एक हकीकत नहीं है कि एक पायलट वहां बंद हो गया पाकिस्तान में। जब स्ट्राइक हुई तो एक पायलट चला गया वहां, वो दूसरे दिन या तीसरे दिन आया नहीं लाया इस देश के नेतृत्व की क्षमता के बदौलत यहाँ वापस आया ना। नहीं तो पाकिस्तान का नामो निशान इस विश्व के नक्शे से मिट जाता। ये भी बोलिए साथ में। वही और किसने रोका आपको? अरे छोड़िए ना, 71 में 93,000 फौज की बात करते हो, आपके लोगों ने हमारे जांबाज पाकिस्तान की जेलों में रहे, उनको नहीं छुड़ा सके ये लोग, उनको नहीं छुड़ा सके ये लोग। और पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान नहीं गए, मोदी को हटाने के लिए हमारा साथ दीजिए। राहुल गांधी चाइना के राजदूत से डालते हैं, के पीछे कैसे गए? दूसरे दिन गलवान हो जाता है। दूसरे दिन गलवान हो जाता है। भाजपा के लोग वो अल्लाह की पर मोदी जी कैसे गए? मनीष जी, आपसे बोल रहा हूँ मैं, क्या भाजपा के लोग इतना हो अल्लाह क्यों करते हैं? देखिए, हो अल्लाह जब अंदर कुछ होता नहीं है तो हो अल्लाह ही मचाया जाता है। इनको उनका तो सारे नारे याद है, मगर प्रधानमंत्री जी, चाइना के प्रधानमंत्री के साथ वो झूले में झूलते हैं, वो भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी वहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान को जनाब इतनी गालियां मत दीजिए। पाकिस्तान ने पाकिस्तान को गाली नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को गाली, मुद्दों पर पाकिस्तान को
सालों का दम बढ़ती है, अभी तक कश्मीर में इनके उम्मीदवार तय नहीं है। पूछ के देख लीजिए, ये इंडिया गठबंधन पर आपके इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाते हैं, अपने गिरेबान में तो जाते हैं, हमारे 3 से ज्यादा आपके हैं, हम इंडिया गठबंधन का मुख्य मुगा मुफ्ती झुंझुना बजा रही है, हम तय अपनी बात करिए। महाराष्ट्र बचाइए का दावा दे भाई, महाराष्ट्र बचाइए, बेफिक्र रहिए, महाराष्ट्र बहुत बढ़िया तरीके से बचा है। और मैं फिर अगर कोई बशीर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अलायंस को लेकर के कितना गंभीर हैं? आप अलायंस को लेकर के बीजेपी में इतनी ताकत नहीं है कि महाराष्ट्र में पार्टी बची नहीं, बचाने की आप क्या बात करते हैं? पार्टी बची नहीं हमारे चलिए देश का मनीष जी उनको मौका देना है। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से आपका जो फैसला लिया गया है, आपकी गंभीरता पर, सिंसेरिटी पर, ब्लॉक को लेकर के, इंडिया अलायंस को लेकर के आपकी गंभीरता और सिंसेरिटी पर सवाल उठता है। आपने तीनों सीटों पर कश्मीर की आपने उम्मीदवार उतार दिए। देखिए जी, सीधी सी बात है जी कि ऑलरेडी जब बातचीत हो रही थी, ये तय किया गया कि जो सीट जिसके पास है, जीती हुई सीट, वो पहले ही इंडिया अलायंस की है, इसलिए वो इंडिया अलायंस में ही थी ना, 3 सीटें। हम आज भी उन 3 सीटों पर लड़के जीत के इंडिया अलायंस के साथ हैं, और जम्मू की 2 सीटें भी जीत के आज दावे से कहूंगा जम्मू के लोगों का मिजाज आज ये कह रहा है, इनको हराएंगे। सुनना चाहूंगा कि मैं दावे से कहता हूं, आपको बताऊंगा कि इनके जो आज ये करतूतें हैं वो लोग समझ गए हैं, हम देख रहे हैं लोगों का। लेकिन ठीक है, इनको इसी खुशफहमी में रहने दीजिए, इसी खुशफहमी में रहने दीजिए कि चलो जनाब ठीक है, हमने ये करना है, हम उस पर वो नहीं करते हैं। लोग बेस्ट जज हैं। जब हम बोल रहे हैं कि आप ये दावे से कहते हो कि जनाब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, खुश हैं, तो असेंबली के चुनाव क्यों रोकवाते, क्यों नहीं करवाए आपने? आप कहते हो अगर उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिल जाएंगे, हाँ जी, इसी साल हो जाएंगे असेंबली के। सुन लीजिए, कोई भरोसा नहीं, मैं दावे से कहता हूं इन पर कोई भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराएगी, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। जब आप आएंगे तो कराओगे, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। जब आओगे तो कराएंगे। सीट जीतने जा रहे हैं, मत बनाइए, मत बनाइए। इलेक्शन कमीशन का भी हाल कर दिया इन्होंने कि इलेक्शन कमीशन जो है चीफ जस्टिस उससे बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने उसको कैसे जीत रहे हैं भाई? आप कैसे जीत सकते हो? कैसे दावा कर सकते? देश की जनता हमारे साथ है, इन्होंने किया, जनता की उनको परवाह है, जनता की तो परवाह नहीं है। जो नेता वहाँ है, जो नेता वहाँ है, अभिमान है देश की जनता पर, अभिमान है देश की जनता पर। जब जो नेता नहीं है, जनता अगर अभिमान होता तो महंगाई नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, चुनाव में है, भाषण दीजिए, युवाओं को रोजगार नहीं होता, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा नहीं छीना गया। चलिए, राज्य का दर्जा मिल जाएगा। आजाद साहब आगे। तेजा सिंह जी, आप इन 2 सीटों पर कैसे दावा कर सकते हैं कि दोनों को दोनों सीटें कांग्रेस को जा रही हैं? ये 2019 में भी आपने ऐसे ही चुनाव लड़े थे ना? जी जी, सारी पार्टियां आपका समर्थन कर रही थी। देखें जनाब, कॉमन कैंडिडेट था। 2014 2019 से जो हुआ है, और उसके बाद लोगों ने जिस पार्टी को जिताया था, आप उनकी वोटों का रेशो भी देख लें, हमारा भी देख लें। लेकिन लोगों को उस वक्त सब्ज बाग दिखाए गए थे कि हम दूध की नहरें चला देंगे। पुलवामा ना भूलिए, 2019 में नहीं होती, दूध की नदियां, पुलवामा दूध की नदियों की बात सारी बातें जो है, ठीक है, और नदियां भी सूख गई, नदियों से कुछ नहीं निकला। आज कितनी बेकारी है, आज भुखमरी है, आज कितनी चोरी हो रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी वहां लड़ रहे हैं,
कांग्रेस के जो प्रत्याशी कठुआ में लड़ रहे हैं, आनन फानन में उनको, एक मिनट बशीर साहब बोलने दीजिए मुझे पहले। कांग्रेस के जो प्रत्याशी वहां लड़ रहे हैं, आनन फानन में उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा के आगे खड़ा कर दिया। उनका पीछे मैं वक्तव्य कल देख रहा था, एक किसी पत्रकार के साथ वार्ता करे, कहते हैं मुझे जलील मत कर दिए, कृपया करके इस बारी मुझे वोट दीजिए। उनका तो वो हिसाब है, पंजाबी में एक गाना है ना, वो मेरा यार है तितलियां वर्गा, कभी कभी हमारे साथ, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी डोगरा स्वाभिमान संगठन। अरे डोगरा स्वाभिमान संगठन, डोगरों की इतनी चिंता होती तो महाराजा हरि सिंह उनका नाम लेते आप, जाकर इंडियन नेशनल, इन्होंने महाराजा हरि सिंह को यहां से मजबूर किया बॉम्बे जाने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। और जो बात करते हैं वो डोगरों की, अरे थोड़ी सी शर्म करिए। और यहाँ पर डोगरों को किस मुंह से आप अपना मुंह दिखाएंगे? क्या बात करते हैं आप? मुझे करने दीजिए जनाब। हरि सिंह जी को भी हम याद कर रहे हैं आज। याद आज कर रहे हैं, जब सिर पर बनी तो याद कर रहे हैं, जब सिर पर बनी तो याद कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया याद? सुन लीजिए ना, पहले क्यों नहीं किया? बशीर साहब का बेटा, हरि सिंह का बेटा, हरि सिंह का बेटा, बशीर साहब एक बात सुन लीजिए। 13 जुलाई को आप काला शहीदी दिवस मनाते थे कि नहीं? 13 जुलाई को आप शहीदी दिवस मनाते थे? मनाते हैं, अब भी मनाते हैं, अभी भी मना रहे हैं, अभी भी मनाते हैं। इसलिए कौन सा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है? अरे वो बताएगा, जवाब तो सुनो ना, आप सुन लीजिए। हरि सिंह को भेजने वाला डॉक्टर करण सिंह बेटा है उसका यहाँ। डॉक्टर करण सिंह को आज लाओ, मैं उसका मुकाबला करूंगा। कैसे हरि सिंह गया वहां, और जब तक वो उसकी मौत नहीं हुई वो यहाँ आ नहीं सका। उसका जिम्मेदार डॉक्टर करण सिंह, उसका डॉक्टर करण सिंह, और उसके जो पोते हैं दो, एक इधर है एक उधर है, एक कांग्रेस में है एक उधर है, तो पता नहीं लगता किस वक्त कौन कहाँ है। 13 जुलाई को पहले आपके साथ भी थे, अब भी मनाते हैं हम, तब भी मनाते थे 13 जुलाई, इसलिए कि कत्लेआम हुआ था। क्या बताइए? कत्लेआम हुआ था, कत्लेआम हुआ था कश्मीर में, और उसको मनाते हैं, आइंदा भी मनाएंगे। भले ही गवर्नमेंट के लेवल पे ना मनाएं, मनाएंगे उसको, कोई रुकावट नहीं है। ये कहा कि जस्टिस इज माय रिलीजन, उनको वहां कत्लेआम हुए। देखे क्या डोगरों को किस तरह जोड़ रहे हैं, डोगरों के साथ डोगरे क्या कर रहे हैं, इसी डोगरों के साथ आपने क्या किया, ये आज फिर आपने चैनल में साबित कर दिया। डोगरों की बात नहीं करते। डॉक्टर करण सिंह को पूछिए ना, पहले हमसे बात करें, आपसे क्या बात करें, पहले डोगरों के साथ बात करेंगे। हम डोगरे हैं, हम जम्मू की बात करेंगे, वजूद ही नहीं है, ठीक है, हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू हमारा है, डोगरों का बात करेंगे जम्मू की। आपने डोगरों को भेज दिया, आपने डोगरों को भेज दिया, आपने डोगरों को भेज दिया, हमने भेज दिया आपने, एक्सरे की मशीन उठा कर ले गए। दविंदर राणा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो लेना पड़ा आपसे जबरदस्ती लेना पड़ा। आपके भी जितने चीफ मिनिस्टर बने, एक मिनट वो उधर एक आज देवेंद्र सिंह राणा जी, आज देवेंद्र सिंह राणा जी बीजेपी में है, हमारे साथ था ना, हमारे साथ था ना। 5 अगस्त 2019 से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि 370-35 से हटेगा तो डोगरा कैसे बचेगा। आज भी वीडियो है, जरा बताएं आप, वही आपके पास है, वो तब ठीक था, क्या आज ठीक है? क्या करते हो आप? आपने तो डोगरों को खत्म कर दिया। आपसे मैंने सवाल पूछा, शहीदी दिवस तो आप भी मनाते रहे, जितने कांग्रेस के बने, देखिए वो जाते थे उधर। देखिए जनाब, 1931 का जो वाक़ा था जी, वो अनफॉर्चुनेट था। नहते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जो भी उस वक्त था, हम डोगरे के खिलाफ नहीं थे ना। मैं तेजा सिंह जी से पूछ रहा था कि आपको साबित करना, उसकी लड़ाई आपको अपना रुख स्पष्ट करना। नहीं जनाब, वो शख्सी हुकूमत के खिलाफ था, डोगरा के खिलाफ नहीं था, शख्सी हुकूमत के खिलाफ। डोगरा के खिलाफ नहीं था, नहीं डोगरा के खिलाफ नहीं था, ये आप बना रहे हैं वो जी। डोगरों की बहुत याद आ रही है तेजा जी, आपको बताना होगा, भाई हैं आज पता चला। तेजा जी, आपको बताना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख है, वो क्यों मनाते थे वहां पे? देखिए जी, मेरे कहने का मतलब है, जो भी उस वक्त हुआ है, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं था, किसी डोगरे के खिलाफ नहीं था, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं था। ये उस वक्त की जो बरसर इक़्तिदार लोग थे उनके खिलाफ एक रिवोल्ट था, उसके उनकी जो ज़्यादतियत हुई थी, हुकूमत, ये दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, उसके खिलाफ ये दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, ये कांग्रेस दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस देश को लूटा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने इस देश से लोकतंत्र जो है उसको खत्म करने का प्रयास किया, जम्मू कश्मीर में भी किया, और उसी से आतंकवाद फैला, कश्मीरी पंडितों को वहां से आना पड़ा।
आप लोगों ने क्या किया था? आप कहाँ बैठे थे तब? और सुने भाई साहब जी, पंडितों के देश की जनता सुने, कुछ भी हुआ, क्या किया, पैकेज मिला, क्या किया? उन्होंने तो दिया ही कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 रुपए नहीं दिए, नहीं दिए। जो कुछ हुआ वो इंडिया सब इन्होंने छीन लिया, हुकूमत में हुआ है, सब इन्होंने छीन लिया, के जमाने में हुआ है, सब इन्होंने छीन लिया। क्रिकेट एसोसिएशन का पैसा भी कश्मीरी पंडित। चलिए मनीष जी, आप हमें ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म किया, अब सच्चाई बताइए। देखिए, पहले इस रेजिम में लोकतंत्र महफूज है। डोगरा पर आते हैं। डोगरा बहुत खुशी हुई मुझे कि कम से कम 10 सालों बाद 2014 के बाद 24 में बीजेपी को एक बार फिर डोगरा याद आ गया। 2014 में याद आए थे जब यहाँ पर जो समर्थन देकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए, अरे बोल ले तो डोगरा आज आपको पता चला? हम तो शुरू से जिनके साथ आप लोग बैठे हुए हैं, जब वो खिलाफ थे हम उनके खिलाफ थे। आज आप डोगरों के खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ हैं। बिल्कुल, हम डोगरों के खिलाफ भी खड़े हैं। अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए। प्रधानमंत्री जी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2017 दिसंबर को कहा था, चुनौती दी थी कि लाल चौक में आकर झंडा फहरा कर दिखाइए। सिर्फ यहाँ से 8 शिव सैनिक गए थे, कोई बीजेपी वाला नहीं गया था। कोई नहीं गया। समय एमएनसी के खिलाफ भी गए और वहां पर झंडा फहरा के दिखाया। बिल्कुल, आप भी गए वहां। जो स्थानीय लोगों के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं। उसके बाद आपने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन का मौका आया। पुनर्गठन में भी हमें पूरी उम्मीद थी, सबज बाग दिखाए गए थे कि शायद अब डोगरा संस्कृति पहचान को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया आपने? जम्मू को मंदिरों के शहर को क्या बना दिया? मदिरा का शहर बना दिया आपने। जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी। आप भगवा पहन तो लेते हैं, मंदिरों के शहर की गरिमा को आपने तार तार कर दिया। उसके बाद हमारे पास अपनी कला, संस्कृति, भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जम्मू दूरदर्शन चैनल तक आपने खत्म कर दिया। यहाँ पर जो है डुग्गल चैनल तक नहीं है। क्या किया आपने डोगरास के लिए, ये बताइए। कोई एक चीज बताइए कि आपने डोगरा के लिए की। आप छुट्टी का महाराजा हरि सिंह को याद कर रहे थे। 13 साल के आंदोलन के बाद, सड़कों पर वहां पर जो है बैठने के बाद, धरनों के बाद जो है आपको छुट्टी देने पर मजबूर होना पड़ा। उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए राकेश जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने डोगरा कार्ड खेला तो है, लेकिन मुझे बोलने दे। डोगरा कार्ड खेला तो है, लेकिन आप पर भारी पड़ गया ये कार्ड। इतना बड़ा लेक्चर अभी शिवसेना के हमारे मित्र ने दिया। ये इतना बड़ा लेक्चर दिया। इनको पूछे, डोगरों की जो बेटियां जहां इसके पठानकोट के बाहर जिनकी शादी हो जाती थी, उनके अधिकारों को क्यों खत्म कर दिया जाता था? यहाँ बोलने दीजिए मुझे, अभी चुप जाइए 2 मिनट। इनके साथ बैठे हैं, हम तो समझते याद इनको पूछे, इनके साथ बैठे हैं, आपसे अभी चुप करिए। आप बोलने दीजिए। हम बीजेपी गोरखास का अधिकार, मुख्य गोरखास का अधिकार, बेटियों का अधिकार, बेटियों का अधिकार, एक संविधान, बेटियों का अधिकार, बेटियों का अधिकार। जैसे ही बेटियां यहां से शादी बाहर होती थी, उनके सारे अधिकारों के ऊपर काटा मार। ये आपको सुना रहे हैं, आप इनकी गोद में बैठे, आप इनके साथ बैठे हैं, आप इनके साथ बैठे हैं। दूसरा बात जाइए, आप वाल्मीकि से एक मिनट में आपको दूर करेंगे। समय जायज नहीं दे रहा है आपको। दूर दीजिए, एक मिनट, वो नौकरी नहीं कर सकते यहाँ पर, नौकरी नहीं कर सकते यहाँ पर। ये जो बात कर रहे हैं कि उन लेडीज के, उन बच्चियों के जो कट जाते थे, जी जी जी, वही महाराजा हरि सिंह जी का था ना वो कानून, स्टेट सब्जेक्ट। महाराजा हरि सिंह जी का महाराजा, उसी महाराजा हरि सिंह जी का कानून था। यहाँ वाल्मीकियों को अधिकार नहीं दिया, यहाँ सरकार को अधिकार नहीं दिया। चलिए चलिए चलिए, तेजा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।